नमस्कार दोस्तों, मैं राम स्वामी मिशन आर्ट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो आज हम प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र जो अपना लेसन नंबर 1 चल रहा था उसका पार्ट 3, लेसन नंबर 1 का पार्ट 3 हमारा तीसरा वीडियो है। ये वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हमने इससे पहले पढ़ा उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं, पूरा पाषाण काल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ रहे थे मध्य पाषाण काल के बारे में, और मध्य पाषाण काल में भी हम भीमबेटका के चित्रों के बारे में पढ़ रहे थे, भीमबेटका के चित्रों के बारे में पढ़ रहे थे। यहां कलाकारों ने कहा भीमबेटका में, भीमबेटका में, और भीमबेटका के चित्र किस काल के माने जाते हैं? मध्य पाषाण काल के माने जाते हैं। यहां कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाश्रयों की सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए। मतलब मध्य पाषाण काल में भीमबेटका के अंदर यहाँ के जो कलाकार थे उन कलाकारों ने चित्र है वो शैलाश्रयों यानी शैलाश्रयों की सतहों पर, जो शिलाओं की जो प्रकृति निर्मित जो घर थे उनकी सतहों यानी सतहों पर, उनकी दीवारों पर, या फिर उसके अंदर की जो भीतर की जो छत थी उस छत में चित्र बनाए। कुछ चित्र ऐसी गुफाओं या शिलाश्रयों से मिले हैं जहां लोग रहते थे, और ये चित्र ऐसे स्थानों पर प्राप्त हुए हैं या ऐसी गुफाओं से प्राप्त हुए हैं जहां पर ऐसा माना जाता है कि वहां पर लोग रहते थे। लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से मिले हैं जहां शायद कभी लोग नहीं रहे होंगे। यानी कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं से या शिलाश्रयों से मिले हैं जहां पर लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से या ऐसी गुफाओं से मिले हैं जहां पर शायद ही कभी लोग रहते होंगे। संभवतः, ऐसा क्यों? संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि जिन स्थानों पर लोग नहीं रहते थे उन स्थानों को ऐसे माना जाता है कि ये कोई धार्मिक महत्व के स्थल हो सकते हैं। शैलाश्रयों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान पर, यानी बहुत ऊंचे स्थान या शैलाश्रय की छत के पास बने हुए हैं। यानी ऐसे स्थानों पर, यानी जो धार्मिक महत्व के स्थल माने जाते हैं, ऐसे स्थलों पर या ऐसे शिलाश्रयों में कुछ चित्र इतने सुंदर पाए गए हैं जो बहुत ऊंचे स्थानों या शिलाश्रयों की या तो ऊंचाई पर बनाए गए हैं या फिर शिलाश्रय की छत पर बनाए गए। प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए? ये चित्र देखने के बाद हमारे दिमाग में ऐसा प्रश्न उठता है कि आदि मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए? यानी ऐसे स्थानों पर ऐसे चित्र क्यों बनाए जहां पर मनुष्यों का पहुंचना दुर्गम होता है या मनुष्यों का पहुंचना जहां पर कठिन होता है। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। फिर हम ये सोचते हैं या ये अनुमान लगाते हैं कि शायद ये चित्र इसलिए बनाए होंगे कि ये चित्र दूर से लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। यानी ऊंचाई पर होने की वजह से लोगों को दूरी पर दिखाई दे जाते हैं और दूर से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे चित्र या इतनी ऊंचाई पर चित्र बनाए होंगे। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने के हैं, ये चित्र बहुत पुराने जमाने के माने जाते हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों एवं विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। भले ही ये चित्र बहुत पुराने माने जाते हो,
लेकिन चित्रात्मक गुणों और विशेषताओं की इन चित्रों में कोई कमी नहीं है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, यानी कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों तथा सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए। यानी कार्य करने की प्रतिकूलता, ऐसी प्रतिकूल स्थिति जहां आदि मानव के पास औजार भी नहीं हुआ करते थे, या इसके अलावा चित्र बनाने की पर्याप्त सामग्री भी नहीं हुआ करती थी, इसके बावजूद भी ये चित्र तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए। उस समय के पर्यावरण के सबसे सुंदर दृश्य माने जाते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे। यानी ऐसे चित्र देख करके हमें ऐसा लगता है कि पुराने जमाने के जो आदि मानव जो लोग थे, वो लोग बहुत साहसी हुआ करते थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, और उन लोगों ने अपने जीवन का आनंद भी लिया था। पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। आदि मानव ने पशुओं का चित्र तो इतना तगड़ा, मतलब बहुत ही सुंदर चित्र, बहुत ही मजबूत चित्र, यानी तगड़ा माने मजबूत चित्र, और रौबदार मतलब रोबीले, रोष, शक्ति या ऊर्जा से ओतप्रोत बनाया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने और सुनने की गहरी रुचि थी। इससे ऐसा भी माना जाता है कि आदि मानव थे या आदिकालीन जो कलाकार थे, उनमें कहानी को कहने और कहानी को सुनने की बहुत रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्यों और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया है। यानी इस कहानी कहने और सुनने की गहरी रुचि से ऐसे पता चलता है कि इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्यों को और जानवरों को, मनुष्य और जानवरों दोनों को स्वयं को कैसे जीवित रखे, यानी संघर्षरत, यानी संघर्ष करते हुए कैसे अपने आप को जीवित रखें, ऐसा दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया है। यानी एक चित्र या एक ऐसा दृश्य बनाया गया है जिसमें एक जंगली सांड का शिकार कुछ लोग कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े। यानी इस दृश्य में कुछ इस प्रकार का दृश्य भी बनाया गया है कि इसमें कुछ लोग घायल होकर के इधर उधर भी गिरे पड़े हैं। एक अन्य दृश्य में एक जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारियों को खुशी से उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा एक और दृश्य बनाया गया है जिसमें शिकारियों को खुशी से नाचते हुए दिखाया गया है। यानी एक जानवर को तो मृत्यु से, यानी मृत्यु की पीड़ा से तड़पते हुए दिखाया गया है, और शिकारी इसके चारों ओर नाचते हुए खुशी मना रहे हैं। ऐसे चित्रों से यह प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। ऐसे चित्रों को देखकर ऐसे लगता है कि मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार करना, यानी मनुष्यों का जानवरों पर अधिकार हो गया, मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार करने का भाव आ गया था, यानी ऐसा प्रतीत होता है। आज भी अनेक आदिम जाति ऐसे लोग, यानी आदिम जाति के लोग हैं, वो ऐसा व्यवहार करते हैं। कैसा कि एक जानवर है जो मौत की पीड़ा से तड़प रहा है, और शिकारी है या लोग है वो उसके चारों ओर नाचते हुए खुशी मना रहे हैं। आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। वे जन्म, मृत्यु, वयस्कता, प्राप्ति और विवाह आदि के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित या उत्कीर्णन करते हैं। यानी
जन्म, मृत्यु, वयस्कता प्राप्ति, और वयस्कता मतलब यौवनता प्राप्ति, और विवाह के बहुत सारे दृश्य, या इसके अलावा कोई बहुत सारे धार्मिक दृश्य या सामाजिक क्रियाओं के चित्रों को चट्टानों पर उत्कीर्ण करते हैं। इसके साथ साथ वे शिकार हेतु जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे भी पहनते हैं, यानी जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो जानवरों का ही मुखौटा पहनते थे और उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उसके चारों ओर नाचते गाते थे। यानी मुखौटा पहनते, मान लो किसी शेर के सामने किसी शेर का मुखौटा पहन लिया तो वो शेर उसके पास आएगा और उसके बाद वे लोग उसे क्या कर लेंगे, मार डालेंगे, और मारने के बाद क्या मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, उसके चारों ओर नाचते गाते हुए खुशी मनाएंगे। जहां अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए, यानी ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए, उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। यानी ऐसे बहुत सारे स्थान जिन पर अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए, उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब सर्वोच्च, सर्वोच्च चित्रण कला दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर होना मतलब है दिखाई देती है, यानी दिखाई देती है। यानी अकेले जानवरों के चित्रों में आदिकालीन कलाकार की सर्वोच्च चित्रण कला हमें दिखाई देती है। ऐसे चित्रों में रंग सामंजस्य और समानुपात, मतलब रंगों का प्रयोग और समानुपात मतलब अनुपात, दोनों का यथार्थ एवं संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। रंग का प्रयोग और खाली स्थान और चित्रित आकृतियां, दोनों का जो संतुलित मिश्रण है वो कैसा नजर आता है, यथार्थ नजर आता है, मतलब वास्तविक नजर आता है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक। क्या, रंग सामंजस्य और समानुपातिक, यानी रंग सामंजस्य और चित्र आकृति और खाली स्थान के बीच में जो संतुलन होता है वो एकदम से वास्तविक नजर आता है। एक दिलचस्प बात यह है कि सेल कला के अनेक स्थानों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए। एक दिलचस्प बात यानी ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सेल कला में ऐसे बहुत सारे अनेक स्थल हैं जहां पर अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पुराने चित्रों पर कैसे चित्र बना दिए गए, नए चित्र बना दिए गए। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक है। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर ऐसे चित्र मिले हैं जहां पर चित्रों की 20 परतें, 20 परतें मतलब पहले कोई चित्र बनाया गया, इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके कितनी परतें बना दी गई, 20 परतें तक बना दी गई, जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं। यानी ये परतें एक दूसरे के ऊपर बनाई गई है। प्रश्न यह उठता है, मतलब ऐसे 20 परतें बनाने से हर किसी के मन में प्रश्न उठता है। तो यहां प्रश्न ये उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे, यानी एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे, उसे दूसरा स्थान भी तो मिल सकता था चित्र बनाने के लिए। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। यानी एक कारण तो यह हो सकता है एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र बनाने का, कि हो सकता है कलाकार को अपनी पहली चित्रकृति यानी चित्र जो बनाया था वो उसे पसंद नहीं आया हो और उसके ऊपर उन्होंने अपना दूसरा चित्र बना लिया, मतलब दूसरी चित्र रचना कर ली। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे। यानी दूसरा कारण ऐसा भी हो सकता है कि वो स्थान या तो क्या हो, पवित्र माने जाते हो, या फिर कोई विशिष्ट मतलब अलग ही स्थान जिसका कोई अलग महत्व हो और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। या फिर कोई पवित्र स्थान या विशिष्ट स्थान हो सकता है जिसके ऊपर कलाकार बार बार चित्र बनाते हो।
यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों में भिन्न भिन्न समय पर एक ही क्षेत्र में ये चित्र बनाए थे। यानी ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग पीढ़ियों के लोगों ने अलग अलग समय पर एक ही क्षेत्र में बहुत सारे चित्र बनाए हो। इन प्राग ऐतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतों, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहां तक कि उनके मन मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। और इन प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों से हमें किस चीज का पता चलता है? हमें उस समय के तात्कालिक मनुष्यों, मतलब उस समय के मनुष्यों को उनकी जीवन शैली कैसी थी उसका पता चलता है। किस प्रकार से वो लोग जीवन यापन करते थे, उनका खान पान कैसा था, मतलब किस प्रकार का खान पान। जैसे कि हमने देखा कि वो शिकार करते और शिकार करके शिकार करने के बाद उसी जानवर को वो खा लेते थे। उनकी आदतें कैसी थी उनका पता चलता है। उनके दैनिक गतिविधियों के, यानी वो अपने दिन भर में क्या क्या कार्य करते थे, यहां तक कि उनके मन मस्तिष्क, मतलब उनकी भावना कैसी थी, उस तक का भी पता चल जाता था। चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। मतलब हम लोगों को उनकी जीवन शैली है, उनका खान पान है, उनकी आदतें हैं, उनकी दैनिक गतिविधियों या उनकी जो पशुओं के प्रति या जीवन जीने के प्रति किस प्रकार का भाव था, किस प्रकार की भावना थी, इस चीज को भी समझने में सहायता मिलती है। प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, यानी प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष देखे तो हमें क्या मिले? विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार मिले। क्या मिले? पत्थरों के हथियार और औजार मिले, मिट्टी के खिलौने मिले, हड्डियों के टुकड़े भी मिले और हड्डियों की टुकड़ों से मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य मिले। हड्डियों के टुकड़ों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पहले क्या थी, मानव सभ्यता भी थी। हड्डियों के टुकड़ों से मानव सभ्यता के विकास, मतलब किस प्रकार से मनुष्य का विकास हुआ, इसके महान साक्ष्य, सबसे बड़े साक्ष्य यही मिले, हड्डियों के टुकड़े। तथापि इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो ये शैल चित्र हैं जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गए। और हड्डियों के टुकड़े है, पत्थरों के हथियार है, औजार है, मिट्टी के खिलौने है, इन सब के अलावा आदि मानव ने ये शैल चित्र जो हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में छोड़ के गए हैं, जिससे हमें हमारी प्राचीनता का पता चलता है। कुछ चित्र हैं जैसे शिकार का दृश्य। ये शिकार का दृश्य है, देखो ये लोग हैं, ये शिकार करने के लिए जा रहे हैं। मध्य पाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुलता से पाए जाते हैं। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि मध्य पाषाण युग के चित्रों में सर्वाधिक दृश्य किसके मिले? बहुलता, मतलब ज्यादा मात्रा किन की मिली, किन चित्रों की मिली? शिकार के चित्रों की। यह एक ऐसा दृश्य है जिसमें लोगों का एक समूह है भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है। यानी लोगों का एक समूह है जो भैंसे को मार रहे हैं। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़े दिखाया गया है। ये देखो, ये मनुष्य है, ये इधर उधर घायल अवस्था में गिरे पड़े हैं। ये चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं और इस चित्र को देखने से ऐसे पता चलता है कि ये आदि मानवकालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रों की श्रेणी में माना जाता है। एक चित्र और है, नृत्य का दृश्य। ये देखो, ये मुख्य डांसर है, डांस कर रहा है, इसके पीछे पीछे ये भी डांस कर रहे हैं, ये भी नृत्य कर रहे हैं। ये कोई महिला हो सकती है, ये भी नृत्य कर रही है, ये भी नृत्य करते हुए। इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हुई आकृतियां दिखाई गई। ये देखो, एक दूसरी आकृति ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं, यानी हाथ पकड़ के नृत्य करती हुई आकृतियां दिखाई गई है। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय है जिसे बार बार दोहराया गया। मतलब ये एक ऐसा विषय है, नृत्य का दृश्य, जिसे आदिकालीन मनुष्य ने बार बार चित्रित किया। नृत्य का यह दृश्य हमें उत्तराखंड के लखुडिया के पाषाण दृश्य की याद
दिलाता है। और ये दृश्य देखने के बाद हमें ऐसे पता चलता है कि इस प्रकार के दृश्य हमें कहां से मिले थे, उत्तराखंड में लखुडियार की गुफा से मिले थे। देखते हैं आज के प्रश्न। मध्य पाषाण काल के कलाकार किसके चित्र बनाना अधिक पसंद करते थे? हमने देखा था अभी कि मध्य पाषाण काल के कलाकार सबसे अधिक चित्र जानवरों के बनाने पसंद करते थे। प्रश्न नंबर 2, भीमबेटका का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा था? यानी भीमबेटका में किस रंग के जो चित्र हैं वो सबसे अधिक बनाए जाते थे? तो वो थे सफेद रंग और लाल रंग के चित्र सबसे अधिक बनाए जाते थे। यानी पसंदीदा रंग, भीमबेटका में जो कलाकार थे उनके पसंदीदा रंग थे सफेद और लाल। प्राग ऐतिहासिक काल में रंगों को किस तरह से बनाया जाता था? यानी रंगों को किस तरह से बनाया जाता था? यानी प्राग ऐतिहासिक काल में रंगों को किस तरह से बनाया जाता था? यानी लाल रंग को हिरमिट से बनाया जाता था, हरा रंग केलसेडोनी नामक पत्थर से बनाया जाता था और सफेद रंग चूना पत्थर से बनाया जाता था। एक और बता देता हूं कि प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव थे, ये रंगों को पत्थरों से ही बनाते थे। और पत्थरों को कैसे? पत्थरों को घिसकर, यानी पत्थरों को घिसकर रंग बनाया करते थे। तो लाल रंग तो हिरमिट से बनाया करते थे, हरा रंग केलसेडोनी नामक पत्थर को घिसकर बनाते थे और सफेद रंग चूना पत्थर को घिसकर बनाते थे। प्राग ऐतिहासिक काल के समय ब्रश किससे बनाए जाते थे? यानी प्राग ऐतिहासिक काल में जो कलाकार थे वो ब्रश किससे बनाते थे? तो वो ब्रश बनाते थे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से ब्रश बनाते थे। यानी पेड़ की पतली रेशेदार टहनी ले लेते और उसे आगे से, मान लो ऐसे टहनी है, इस टहनी को आगे से ऐसे कूट यानी पीट करके तुलिका जैसा आकार दे देते थे। यानी पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से ये लोग ब्रश यानी ब्रश यानी तुलिका, कलम बोलो, ब्रश बोलो या फिर तुलिका बोलो, यानी तुलिका बनाया करते थे। प्राग ऐतिहासिक काल के समय चित्र कहां पर बनाए जाते थे? यानी प्राग ऐतिहासिक काल के समय चित्र कहां पर बनाए जाते थे? ऐसी कौन सी स्थिति थी या ऐसी कौन सी चीज थी या ऐसी कौन सी जगह थी जिसके ऊपर प्राग ऐतिहासिक कालीन मनुष्य अपने चित्र बनाया करता था? तो शैलाश्रयों की सतहों पर बनाए जाते थे, दीवारों पर बनाते थे और भीतरी छतों पर बनाते थे। यानी गुफा के अंदर या शैलाश्रय के अंदर जो छत हुआ करती थी उस छत पर भी ये चित्र बनाया करते थे। नृत्य का दृश्य प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रों में कहां प्राप्त हुआ? यानी हमने अभी देखा था कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर, इस प्रकार से एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हुए, नृत्य का दृश्य जो प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों में प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था उत्तराखंड के लखुडियार गुफा से। उत्तराखंड के लखुडियार गुफा से प्राप्त हुआ था। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, भीमबेटका के कुछ स्थानों पर चित्रों को कितनी बार एक दूसरे के ऊपर बनाया गया था? यानी भीमबेटका में एक चित्र के ऊपर इस प्रकार दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से चित्र कितनी बार, यानी कितनी परत, चित्रों की कितनी परत मिली? तो एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र, दूसरे पर तीसरा, इस प्रकार से कितने बनाए गए? तो इस प्रकार से 20 यानी 20 परतें बनाई गई। चित्रों की 20 परत कहां बनाई गई? भीमबेटका में बनाई गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, राम राम।